लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स दो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, कि पी ऑफ जीरो पे अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो 5 मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स करेंगे और पी एक्स में क्यू एक्स को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा कि वो जो भी मिलेगा वो 3,0 से होके पास हो रहा है या कट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x+4 फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा फॉर ऑल रियल एक्स के लिए, मतलब सभी एक्स के वैल्यूज़ के लिए समझ लो आप। ठीक है, रियल नंबर तो पढ़े हो नहीं। ठीक है, तो मतलब समझ लो हर वैल्यूज़ पे डिफाइन है। चलो ठीक है, अब देखो, अब तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। अब क्वेश्चन बोला है कि हमको पी एक्स और क्यू एक्स पता करके बताना है। ठीक है, तो पी एक्स और क्यू एक्स कैसे पता चलेगा, तो बस सीधी सीधी बात है कि हमको करना क्या है। इस क्वेश्चन का एजेंडा ये है कि पी एक्स क्यू एक्स पता करने के लिए हमको ए बी का वैल्यू चाहिए और यहाँ सी डी का वैल्यू चाहिए। तो हमको टोटल क्या करना है, हमको ए बी सी डी का वैल्यू पता करना है। तो हम पी एक्स और क्यू एक्स निकाल ले जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग पी एक्स और क्यू एक्स पता करें। ये क्वेश्चन अमूमन और सब क्वेश्चन से अच्छा है, इसमें 2-3 चीज़ें सीखने वाली है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो पी ऑफ जीरो इक्वल टू 5 दिया, तो हम पी ऑफ जीरो इक्वल टू 5 दिया तो हम इस पॉलिनोमियल का बात करेंगे। ठीक है, कि तो पहले से शुरुआत करते हैं पहले से। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इन तीनों कंडीशन का यूज करते हुए हमको ये बनाना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कि हमको पी ऑफ जीरो इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम इसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे, इसलिए हम इसको लेके शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या दिया कि पी ऑफ जीरो इक्वल टू 5 है, तो पी ऑफ जीरो इक्वल टू 5 है, गिवन है। ठीक है, गिवन है पी ऑफ जीरो इक्वल टू 5। तो अब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पुट करेंगे कि पी ऑफ जीरो इक्वल टू, यहाँ जीरो लिखेंगे तो ए इंटू जीरो प्लस बी, तो ये ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बी बचेगा, तो हम यहाँ बी लिख देते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ जीरो की वैल्यू 5 है, तो पी ऑफ जीरो की ऊपर लिखा कि पी ऑफ जीरो इक्वल टू 5 है, तो पी ऑफ जीरो की जगह आप 5 लिख दो, तो बी इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, ये बात निकल के आ गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू जीरो रखते हो, x की वैल्यू जीरो रखते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू जीरो रखते हो तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस b बचेगा, तो y की वैल्यू 5 होगी। तो पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये लिखने का तरीका होता है, ये y एक्सिस पे क्या हो रहा है वो बताता है। आप q लिख सकते हो, z लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू 5 यहाँ से भी आ गई। ठीक है, समझने के लिए आपको बता दिया। ठीक, तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ। अब अगर b इक्वल टू 5 आ गया तो हमको तो ए बी सी का वैल्यू पता करना था, तो हम क्या करेंगे कि b का वैल्यू यहीं इस पॉलिनोमियल में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल के बारे में पता करना, तो ए एक्स प्लस 5। ठीक है, और लिख दिए 5, ए एक्स प्लस 5 लिख दिए, क्योंकि हमको b की वैल्यू पता चल गई। और जैसे जैसे ये वैल्यू रखते जाएंगे उससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी होती जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले कंडीशन से हमको ये मिला। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, अब दूसरे कंडीशन में कंडीशन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। ये चीज़ है कि मान लो कि हमारे पास जो पी एक्स है ना, पी एक्स हमारे पास 5x प्लस 3 है। ठीक है, और क्यू एक्स है हमारे पास 2x प्लस 1 है। ठीक है, अब क्या है कि अब बोला कि इन दोनों को माइनस करो। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स यहाँ आएगा। ठीक है, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो हमको मिलेगा 3x प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, 3x प्लस 2 माइनस करने पर हमको एक पॉलिनोमियल मिल रहा है ना। ठीक है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम ही नहीं लिख सकते हैं कुछ। ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं कि माइनस करोगे तो ये कुछ ऐसा नोटेशन होता है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हम QX नहीं लिख सकते हैं कि जो इसको सॉल्व करने पे आया है हम उसका नाम QX लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये जो आया है नया जो सॉल्व हुआ इस पूरे का नाम हम QX लिख देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह हम क्या करते हैं कि जब दो पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा। ऐसा भी तो हो सकता था पूरा कट जाता, कुछ नहीं बचता। अब पूछो क्यों कि पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल का एक पॉलिनोमियल लीनियर ही पॉलिनोमियल क्यों आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान देने लायक है। द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 0,3,0। 3,0 पर भाई साहब काटेगा तभी ना जब वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर वो लाइन ही नहीं रहा तो काटेगा कैसे।
तो इसका मतलब पक्का ना पक्का, पक्का वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल पक्का आने वाला है, ठीक है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू, देखो हम क्या लिख रहे हैं, पी एक्स माइनस क्यू एक्स। ये बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैंने समझाया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पी एक्स माइनस क्यू, तो अब देखो ये तो समझा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है, अगर पी एक्स माइनस क्यू एक्स है तो पी एक्स की वैल्यू रखो, पी एक्स की वैल्यू क्या हुआ है, ए एक्स प्लस 5 है, ठीक है। और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी ध्यान देना कि यहाँ माइनस लेने में बच्चों से बहुत गलती होती है, ठीक है। ए एक्स प्लस 5 और माइनस सी एक्स, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस डी होगा। बहुत बच्चों से गलती होती है, हर पेपर में बच्चे यही सब गलती करके आते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, ये क्यू एक्स चल रहा है, ये क्यू एक्स चल रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको साथ में ले लो, इससे कैलकुलेशन भी आसान होता है और आपको मतलब कैलकुलेशन करने में भी आसानी होता है और आपको जरूरत भी पड़ेगी आगे चल के इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए माइनस सी और एक्स, ठीक है, और हकीकत कैलकुलेशन ही आसान करने के लिए होता है, ठीक है। तो ए माइनस सी प्लस एक्स और ये आएगा 5 माइनस डी। तो हमको जो क्यू एक्स मिला, क्यू एक्स जो मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। अब देखो कंडीशन क्या बोला, बोल रहा है कि ये तो एक पॉलिनोमियल ही है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स के साथ, ठीक है। इसको आप वाई भी समझ सकते हो, समझने के लिए आप इसको वाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम इसको वाई समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए, वाई इक्वल टू ए माइनस सी एक्स प्लस 5 माइनस डी, ऐसा कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। समझने में क्या जाता है, हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि इसको क्यू एक्स यू एक्स कुछ भी ले सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि वो बोला कि जब, अब मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन ही ना है, मान लो कि ये लाइन 3,0 से होके जा रही है, 3,0 से होके जा रही है, ये लाइन ही है। अब ये वाली लाइन यही लाइन है ना, ठीक है, क्योंकि वो तो बोला है कि जब माइनस करेंगे तो हमको एक लाइन मिलेगा, वो लाइन इससे होते हुए जा रही है। जब ये इससे होते हुए जा रही है तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि जब जब इसके सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो पक्का, अगर जब x इक्वल टू 3 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 0 रख दोगे तो x की वैल्यू 3 रखोगे, तो देखो इस जगह पे 0 रख दो, यहाँ 3 को इधर ला दो, 3 यहाँ लिखे हो और a माइनस सी कर दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 3 इधर आ गया है, ठीक है, प्लस 5 माइनस डी, ये चीज़ तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, कोई भी लिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू 0 आ रही है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ तक आ गया, इससे हम लोग ये कंडीशन से हम लोगों ने, इससे हमने ये चीज़ें निकाल ली। अब देखो, अब तीसरी चीज़, अब क्या बोला क्वेश्चन में, तीसरी चीज़ ये बोला है, क्वेश्चन में तीसरी चीज़ ये बोला है, तीसरे पॉइंट से हम लोग चलते हैं आगे। तीसरे पॉइंट में ये बोला है कि द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 6x प्लस 4। अगर हम पी एक्स प्लस क्यू एक्स करते हैं, ठीक है, तो हमको मिलता है 6x प्लस 4 मिलता है, ये हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। तो पी एक्स और क्यू एक्स को हम अगर प्लस करें तो पी एक्स की वैल्यू क्या है भाई साहब, मेरे सामने ए एक्स प्लस 5 है, और क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू एक्स की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा ये। अब देखो इसको भी एक्स एक्स को एक साथ ले लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ ले लेते हैं, हमको मिलेगा ए प्लस सी एक्स प्लस 5 प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब यहीं पे ये नई चीज़ है जो आपको सीखनी है। अब मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ और मैं इसको अब हटाऊँगा नहीं, अब इस चीज़ को मैं एक बार और यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस सी एक्स प्लस 5 प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ सीखना वो जानो। अब होता क्या है ना कि अब समझो, यहाँ पे जो समझना है, यहाँ पे क्या है, अब अगर कोई चीज़ इक्वल टू लिखा हो ना, इक्वल टू लिखा तो इसका मतलब समझ लो दुनिया इधर से उधर हो जाए, इधर की चीज़ इधर की चीज़, ये इधर की चीज़ और इधर की चीज़ आपस में बराबर है, ये पूरा चीज़ और ये पूरा चीज़ आपस में बराबर है, चाहे किसी भी तरह बराबर हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ये बराबर है तो जो x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, x का कोफिशिएंट 6 है यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस सी है, ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा ये 6, ये इस वाले x, इस x के कोफिशिएंट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें इसके बराबर होगी, मतलब जो 6 होगा, मतलब a प्लस सी जो होगा वो
6 के बराबर होगा। अब ये ऐसा हुआ कि मैं ये लास्ट में क्वेश्चन के बाद बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट टर्म जो होता है, ये कांस्टेंट टर्म इसके बराबर है, मतलब 5x प्लस डी इक्वल टू 4 के बराबर होगा। ठीक, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये कांस्टेंट इसके बराबर होगा। तो अभी थोड़ा सा नियम की तरह समझ लो, a प्लस सी इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। और दूसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास कि 5 प्लस डी इक्वल टू 4 आ गया। 5 प्लस डी हमारे पास क्या आ गया, 5 प्लस डी इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको मान लेते हैं, इसको वैल्यू a, इसको लिख देते हैं b। ठीक है, अब देखो फ्रॉम b बी से हम क्या निकालेंगे, बी से देखो, बी से हम ना क्या करते हैं, देखो यहाँ डी लिखा हुआ है, 5 प्लस 4 लिखा है, तो बी से क्या हो रहा है कि हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 4 माइनस 5 आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू आ गई, देखो -1, डी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब देखो अगर डी की वैल्यू -1 आ गई ना, तो अगर आप अब देखो डी की वैल्यू -1 आ गई, तो इधर तो कुछ कर नहीं सकते, डी से कोई मतलब नहीं है। अब इधर भी ये तो इसी का पार्ट है, तो इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि डी की वैल्यू यहाँ पे -1 आ गई। आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कुछ ना कुछ होके निकलेगा। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन में अगर देखो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ -1 रखोगे तो होगा क्या कि यहाँ से a माइनस सी आएगा और यहाँ a प्लस सी की वैल्यू, तो कुछ सॉल्व करने को मिलेगा। तो देखो डी की वैल्यू हम यहाँ -1 रखते हैं। ठीक है, यहाँ डी की वैल्यू -1 रखते हैं, तो इसको हम 2 लिख देते हैं इक्वेशन, और इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी इन इक्वेशन 2। ठीक है, डी का वैल्यू इक्वेशन 2 में, अब देखो डी का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता है तो 0 इक्वल टू 3a माइनस सी आ रहा है प्लस 5 माइनस डी आर। अब यही चीज़ था कि अब देखो यहाँ आप डी के वैल्यू निकाल, अब देखो पीछे वाले इक्वेशन में जाके आप पुट कर रहे हो। ये सब चीज़ें जो है यही नई नई ट्रिकें हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको समझना है। तो डी, यहाँ डी है, तो अब क्या करोगे, देखो ध्यान से देखते जाओ। अब यहाँ माइनस है और डी की वैल्यू -1 है, तो देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ माइनस है तो फिर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो मैंने डी की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दिया, तो a माइनस सी आ रहा है प्लस 5 आ रहा है प्लस 1 आ रहा है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल 6 आ जाएगा। देखो ये 6 आ जाएगा, जगह कम है इसलिए मैं ऐसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ, आप नीचे लिखते जाना। ठीक है, 6 इधर आएगा तो ये -6 हो जाएगा और ये 3a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू a माइनस सी आएगा। ठीक है, a माइनस सी आ जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, तो इसको c लिख दो, तो फ्रॉम a एंड c से हमको क्या मिलता है। ठीक है, a और c से हमको क्या मिलता है, a प्लस सी इक्वल टू 6 और a माइनस सी इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये c से c कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू 2 आ गई तो इसी a की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, इस वाले में कहीं भी पुट करोगे आंसर आ जाएगी। a की वैल्यू 2 रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमने 2 रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ 2 रखेंगे तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए छोटा है इन इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमको 2 प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, अब हमको यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि हमको ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, हमको चारों वैल्यू मिल गया, मतलब क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं कि यहाँ से हमको मिला, यहाँ से हमको मिल गया था a की वैल्यू 2 मिल गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या हुआ, a इक्वल टू 2 मिला हमको। ठीक है, b इक्वल टू मिला हम लोगों को, b की वैल्यू कहाँ मिली है, b इक्वल टू 5 मिला है। ठीक है, c इक्वल टू 4 मिला है और d इक्वल टू -1 मिला है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हैं, क्लियर कट। अब देखो इन सब वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे पॉलिनोमियल्स में, a b की वैल्यू, तो हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। चलो तो हम इसकी वैल्यूज रखते हैं इसमें। अब अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, देखो तो px इक्वल टू क्या होगा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन इन
पी एक्स एंड क्यू एक्स। हम पी एक्स और क्यू एक्स में इन सारे को रखते हैं। तो देखो पी एक्स में जब रखेंगे तो पी एक्स में ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू 2 है, तो 2x प्लस बी की वैल्यू +5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमको पी एक्स मिल गया। और जब हम क्यू एक्स में रखेंगे तो क्यू एक्स इक्वल टू सी की वैल्यू है 4x प्लस माइनस डी की वैल्यू -1 है, तो देखो हमको ये मिल गया। ठीक है, तो हमको ये दोनों इक्वेशन 4x - 1 और ये मिल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने ये चीज़ें करके a + c = 6 कैसे लिखा और 5 + d = 4 कैसे लगा, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, जो ये आगे भी काम आएगा आपको बहुत। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें हुई कैसे और ये काम कैसे कर रही, तो इसका थोड़ा सा इंट्यूशन दे दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट रहेगा तो वो x² से कंपेयर होगा। ठीक है, और आगे खूब ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, चलो, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी ये सब ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। देखो, तो अब देखो ये क्या होता है। चलो अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, मान लो कि हमारे पास मैंगो है एक। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। मान लो 1 मैंगो है, हमारे पास 2 मैंगो है, हमारे पास 3 मैंगो है, हमारे पास 4 मैंगो है। ठीक है, चलो हमारे पास 2 मैंगो है। ठीक है, हमारे पास 1 मैंगो है, 1 मैंगो और है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 2 मैंगो बोलते हैं। ठीक है, सिंपली 2 मैंगो बोलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैंगो का नाम हम x देते हैं। हमारे पास 1 x है, 1 x है। इस मैंगो को हम 2x बोल सकते हैं ना, सिंपली बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो x + x = 2x, इसीलिए देखो x + x = 2x होता है। ठीक है, x × x = x² होता है। और इसका रीजन यही होता है कि बहुत सारा x रहेगा तो उसको ऐसे लिखने के बजाय अगर मान लो x × x लिखना है, अगर 5 बार x इंटू में आ रहा है, जैसे ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इतना लंबा लिखने से बढ़िया कि x⁴ लिख दो बस, और कुछ नहीं, इसीलिए x⁴ ऐसे लिखता है। तो देखो हमारा जो मेन चीज़ था कि अगर x + x = 2x होता है तो x है, तो मान लो कि इस मैंगो का नाम मैंगो है, ये मैंगो है। तो देखो हमारे पास ये मैंगो, तो अगर ये मेरे पास मैंगो है, ये भी हमारे पास मैंगो है। ठीक है, तो हम इस दोनों मैंगो को लिख सकते हैं ना, हमारे पास 2 मैंगो है। ठीक है, अगर मैंगो का नाम बदल दिया, मैंगो का नाम x लिख दिया, तो हम मैंगो को जगह 2x लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो, अब हम जादू दिखाते हैं। अब हम देखते हैं। अब देखो हमारे पास मान लो ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये मैंगो है, हमारे पास 5 मैंगो होगा। ठीक है, अब हमारे पास ना इधर में भी 2 मैंगो है। ठीक है, और उसके बाद क्या ना, हमारे पास एक बैग है, उस बैग में ना ए मैंगो है, ए मैंगो ही है, इसके अंदर भी मैंगो है। ठीक है, लेकिन अब इक्वल टू के कारण ना इस बैग ए में उतना ही मैंगो होगा जितना इस साइड में मैंगो है। इस बात को समझना, इस बैग में ए मैंगो, और जादू यही है, यही जादू है कि इक्वल टू का जादू है ये। अगर ये इक्वल टू है तो इस बॉक्स में ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर उतने मैंगो आ जाएंगे जिससे ये पूरे बराबर हो जाएं। ठीक है, वो इक्वल टू के कारण ऐसा है। ठीक है, अब वो ए कितना है वो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैंगो है, तो अगर मान लो तो हम इसको 5 मैंगो बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 मैंगो बोल सकते हैं। अब इसके अंदर ए मैंगो है, कितने मैंगो, ए मैंगो पता नहीं है, लेकिन ए मैंगो है हमारे इसके अंदर, ए मैंगो है। ठीक है, अब मान लो कि ए मैंगो है और यहाँ 2 मैंगो है, तो हम इसको मान लो मैंगो का नाम बदल देते हैं। चलो x हो गया, अब ये हो गया 5x = 2x प्लस, देखो अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, अगर 5 मैंगो है और ये 2 मैंगो है। ठीक है, अब हुआ क्या कि मान लो कि ये 2 मैंगो को इसके अंदर डाल दो, 2 मैंगो को अंदर डाल दोगे तो यहाँ देखो 2 + a मैंगो नहीं हो जाएंगे। जितने ए मैंगो इसके अंदर था 2 और डाल दिए तो a + 2 मैंगो हो जाएंगे ना इसके अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर। मतलब अगर ये बॉक्स पूरा मैंगो का है तो ये देखो, समझो, विजुलाइज करो कि ये 2 मैंगो इसके अंदर चले गए, तो ये आ गया 2 + a मैंगो। ठीक है, अब ये अगर देखो ये 2 + a मैंगो है और यहाँ 5 मैंगो है। ठीक है, अब बोला कि ये बराबर है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, मैंगो का नाम x दे देते हैं। चलो इसका नाम x हो गया, 2 + a हो गया, और यहाँ भी मैंगो का नाम x कर दिया। अब देखो ये x है, ये x है। ठीक है, मैंने क्या किया था कि 5 = 2 + a कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, हमको क्या पता है कि इधर वाले पूरे मैंगो इस वाले मैंगो के बराबर है। अब क्या होगा कि जब a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू देखो, इसको इधर भेज दोगे तो 5 - 2 = a, तो 3 = a, तो a की वैल्यू देखो 3 आ गई ना, a की वैल्यू 3 आ गई ना, अपने आप a की वैल्यू 3 आ गई।
तो देखो उसी तरीके से जिस तरह से मैंने ये समझाया उसी तरीके से ये चीज़ इक्वेट हो। अब कोई लोग ये भी बोल सकता है कि भैया ये इधर जो है इधर तो कोफिशिएंट है, इसके साथ तो एक कांस्टेंट टर्म भी है, उसका क्या होगा? अरे भाई साहब अगर कांस्टेंट टर्म है तो टेंशन मत लो। मान लो कि मैंगो के साथ एक ऑरेंज है, दो ऑरेंज है, इधर दो ऑरेंज है, इधर मान लो कितने ऑरेंज है पता नहीं, लेकिन ऑरेंज का डब्बा है, ठीक है। तो ये बताओ मैंगो को आप कभी ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो ना। अगर ये मैंगो है तो मैंगो को अलग कैलकुलेट करोगे, ऑरेंज को अलग कैलकुलेट करोगे। तो उसी तरीके से है कि अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स पे पावर जीरो है, ये एक्स पे पावर जीरो है। अगर एक्स पे पावर जीरो है तो इधर 3x पे पावर जीरो है, और यहाँ पे हमको एक डब्बा मिला हुआ है, ये बी नाम का कोई डब्बा है, ठीक है। अब ये बी नाम का डब्बा वो एक्स पे पावर जीरो है जो कांस्टेंट है, तो बी तो 3 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये इक्वल है। क्लियर हुआ बात? तो ये चीज़ें इसके पीछे छिपी हुई हैं, ठीक है। तो ये पूरी लॉजिक थी कि ये कैसे इक्वल हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। देखो होता ये है कि अगर कोई चीज़ x है तो x को x में प्लस कर सकते हो, लेकिन x स्क्वायर को x में प्लस नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और लाइन का बिहेवियर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो दो अलग अलग क्वांटिटी को आपस में नहीं जोड़ सकते हो, इसीलिए मैंने मैंगो और ऑरेंज करके बताया कि मैंगो अलग हो गया, ऑरेंज अलग हो गया, तो मैंगो ऑरेंज तो साथ नहीं आ सकता। अब इसी तरह ये चीज़ें हैं कि ये x है तो वो x इसके साथ कंपेयर होगा, ये इसके साथ कंपेयर होगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा वो जो भी वैल्यू इसके साथ आएगा वही वैल्यू इसके साथ आएगा। तो जो ये कोफिशिएंट के बराबर होते हैं, और ये वेरिएबल ये जो x देखो ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट के बराबर होता है, और x के जो कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के बराबर होता है। ये बातें चीज़ें अभी क्लियर हो गई ना, ठीक। चलो ओवर।